सभी को, जैसा अभी बोला पहले कि बैंक अकाउंट से किसी ना किसी का रिलेशन है ना। आगे अभी नौकरी लगेगी, ट्रेजरी से आएगा पैसा, ठीक है, तो सैलरी अकाउंट बनेगा, उसमें सैलरी है ना। तो देखो कभी ना कभी तो पाला पड़ना ही है इन सब चीजों से, और पहले समझना बेहतर है क्योंकि उस टाइम पे पैसा होगा, हड़बड़ाहट होगी, ठीक है, दिक्कतें काफी आती हैं बाद में जा करके। तो अभी समझना बेहतर है। सबसे पहली चीज यही देखते हैं कि देखो लेजर एंड अकाउंट, ज्यादा इसमें डेफिनेशन है बेसिक बेसिक जो आपको याद होनी चाहिए, मतलब याद तो क्या पता होनी चाहिए। देखो पहला आपको बताया व्हाट इज अ बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट के परसेप्शन एज अ बैंकर और एज अ कस्टमर दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। बैंक अकाउंट, अब देखो अकाउंट की बात कर रहे हैं, कॉमर्स में अकाउंट का एक रूल होता है डबल एंट्री सिस्टम, कि जो चीज किसी के भी डेबिट में आएगी दूसरे क्रेडिट में आएगी, या किसी की क्रेडिट होती है तो किसी की डेबिट होगी। हाँ, तो ये रूल उसके हिसाब से तो ज्यादा लेजर भी बोलते हैं इसको। अब जनरल लैंग्वेज में अकाउंट बोलते हैं क्योंकि वो एक जगह है जहाँ पे आप सारा सामान रखते हैं। तो अकाउंट क्या है, देखो फ्रॉम एन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव एंड सिस्टम डिजाइन पर्सपेक्टिव, अ बैंक अकाउंट इज अ स्पेसिफिक लेजर बैलेंस। लेजर बैलेंस शीट है और ये बैंक के और कस्टमर के बैलेंस शीट पे डिफर करती है। देखो बैलेंस शीट पे इसका फर्क पड़ता है। अब फॉर द बैंक इट इज लायबिलिटी एंड फॉर द कस्टमर इट इज एन एसेट। अब लायबिलिटी और एसेट का क्या फर्क आता है? लायबिलिटी और एसेट्स, लायबिलिटी लिटरल सेंस में देखें तो मतलब बर्डन होता है, भार। भार कमर्शियल टर्म में या तो सर्विस का होगा कि आपको पहले पैसा मिल गया, अब आपको सर्विस देनी है, तो एक लायबिलिटी है। या फिर आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, मतलब आपको हो चुकी है, आपको पैसा देना है, तो ये एक लायबिलिटी हो गई। और कंज्यूमर के लिए क्या होगा? कोई भी एसेट वो होता है जिसको आप, या तो एक तो कैश हो गया, कैश इन हैंड, दूसरा कोई भी ऐसी चीज जिसको आप लिक्विफाई करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो एसेट होती है। जैसे घर है, घर इज एसेट, कार इज एसेट, यानी कि किसी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो फटाफट कैश में। सबसे लिक्विड एसेट होता है गोल्ड, गोल्ड को रखते हैं सबसे ज्यादा लिक्विड, बड़ी आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसे, तो ये चीज देखनी है कि बैंक के लिए जो अकाउंट, एक बैंक अकाउंट होता है वो एक लायबिलिटी होती है, नो डाउट उससे पैसा भी कमाता है इन्वेस्ट करके। और कस्टमर्स के लिए वो एक एसेट होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि कस्टमर्स को भी इंटरेस्ट रेट मिलता है बाद में जाकर के, ठीक है। तो अब इसी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इनके यूजेस क्या है जनरली ना। यूजेस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, एनआरआईज के लिए डिफरेंट है, और जो इंडिया में लोग रह रहे हैं उनके लिए डिफरेंट है। तो ये सिंपली पढ़ने वाली चीजें, इसमें कुछ खास है नहीं, आप लोग भी जानते हैं। पहला क्या है, देखो थेफ्ट और डेप्रिसिएशन, इन दोनों से बचाने के लिए बैंक में पैसा रख देते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक है सेफगार्ड फ्रॉम मनी प्रोटेक्शन, देखो प्रोटेक्शन फ्रॉम थेफ्ट एंड लॉस। दूसरा इजी डिपॉजिट एंड विड्रॉवल, है ना, घर में सामान रखा है, लाना ले जाना सब कुछ। और दूसरा एक बेनिफिट आजकल जो हो गया है वो है डिजिटलाइजेशन, डिजिटली आप रिट्रीव कर सकते हो, उसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा आपके घर में पैसा रखा है, आप बोलो मेरे फोन में आ जाए, ऐसा नहीं होगा, उसके लिए आपको एक अकाउंट चाहिए। सैलरी, पेंशन, स्कॉलरशिप जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होते हैं, आपने देखा प्रधानमंत्री फलाना फलाना स्कीम, उसके अंदर आपको डीबीटी मिलेगा, कह रहे कुछ? अच्छा, उसके अंदर आपको डीबीटी मिलेगा, यानी कि डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर होगा पैसा, तो उसके लिए भी आपको अकाउंट चाहिए। एक्सेस टू लोन्स, क्रेडिट कार्ड एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यूटिलिटी बिल पेमेंट, प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब ये समझ आ रहा होगा कि आपका जो पैसा है वो इकोनॉमी में आएगा रादर देन घर में रहेगा। अब नॉर्मल जिनके पास छोटा मोटा पैसा, हल्का फुल्का पैसा है, वो अकाउंट ना भी बनाए तो चलता है, जबकि लेकिन आजकल जनधन योजना क्या अराउंड हर किसी को बनाना जरूरी है। तो इसी तरीके से इनके लिए, बाकी फिर एनआरआईज के लिए तो ये पैसा यहाँ करना, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, यहाँ कोई प्रॉपर्टी है उसमें पैसा कमा रहे हैं, पैसा बाहर जाएगा, बाहर से यहाँ रेमिटेंसेस भेजने उसमें पैसा आएगा। तो वह और बाकी इसके जो पॉइंट्स हैं उस हिसाब से ये है कि एनआरआईज के लिए और बैंक अकाउंट्स नॉर्मली इंडियन सिटीजन के लिए किस हिसाब से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड लेजर हेल्ड बाय सिटीजन एंड नॉन रेजिडेंट। अब देखो इसमें ये सब सुने हुए टर्म लगेंगे आपको, डोमेस्टिक अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी अकाउंट, ठीक है, जो ऐसी सिक्योरिटी इशू होती है उनके अंदर, एनआरआई अकाउंट, फॉरेक्स अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज रखने के लिए, ट्रेड अकाउंट्स, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स रखते हैं इसको, कैपिटल मार्केट अकाउंट, डिजिटल फिनटेक अकाउंट, ये आजकल आया है, रिसेंट अपडेट है, क्योंकि इसमें आपके डिजिटल अकाउंट जो आपने देखा पीपीआई होते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आप पहले से कुछ पैसे डाल देते हैं, गिफ्ट कार्ड होते हैं, किसी को दे दिए गिफ्ट कार्ड की, इसमें 4,000 रुपए हैं, खर्च करो, उस हिसाब से। इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट और लेगेसी, ये किसके लिए यूज होता है? ये इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। अडानी ने कोई इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करी तो डायरेक्ट पैसा नहीं भेजेगा, वो थ्रू कोरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, कोई कोरेस्पॉन्डेंट बैंक होगा जिसको वो पैसा भेजेगा और वो बैंक बाद में उसके लिए पेमेंट आगे जा करके कर देगा। तो इस हिसाब से हमारे अकाउंट्स हैं अलग अलग टाइप्स में। अब प्राइमरी अकाउंट जिनसे हमारी वो रहती है, जनरल हमारा टच रहता है, उनके कुछ रेगुलेटर्स हैं, मेजर रेगुलेटर, कि वो रेगुलेट किसके अंडर होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली फ्रॉडरी ना हो, बुरा ना हो चीजों का, उसके मतलब स्कैम्स होते हैं ज्यादातर, उनसे बचाने के लिए अकाउंट कैसे खुल रहा है बैंक
अच्छा है नहीं है, आदमी अच्छा है नहीं है, उसको देखने के लिए आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कोर पर्पस लॉ गवर्निंग बैंकिंग ऑपरेशन इन इंडिया, देखो लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, ब्रांच एक्सपेंशन, ये सारी परमिशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर किसी भी बैंक को दी जाती है अंडर दिस रेगुलेशन। फिर आरबीआई एक्ट, बताइए आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया इसके अंदर, और यहाँ तो 4 ही मेंशन है, मगर इसके जो फंक्शन है 7 फंक्शन आरबीआई के, वो सभी फंक्शन इसके अंदर मेंशन है, कैसे वो गवर्नमेंट के लिए बैंकर है, बैंकर्स बैंक है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितनी भी आपके वो है। और फिर है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब इसका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट उसका जनरल फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में फेमा बोला जाता है, और फॉरेन एक्सचेंज और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को ये गवर्न करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी, छोटी मोटी बड़ी, पेटीएम में 10 रुपए का आपने कुरकुरे खरीदा, उसकी भी तो पेमेंट है, और आपने लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट बाहर करी, किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करा, तो उसके अंदर भी आपके इन्वेस्टमेंट इसी हिसाब से होते हैं। बाकी और रेगुलेटरी बॉडीज है, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट। अब इसके अंदर क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट किसलिए बनता है, क्योंकि ये इन सबको वैलिडेट करता है। देखो जो आपके चेक्स हैं, प्रोमिसरी नोट्स हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये वैलिड क्यों है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्ट उनको रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्निशन जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीजें इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, इसलिए वो वैलिड मानी जाती है, वरना नहीं मानी जाती। लीगल टेंडर एक रुपये का होता है, क्यों, क्योंकि रिकॉग्नाइज है, सरकार रिकॉग्नाइज करती है उसको। रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने का काम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करता है, और बाकी फिर ये सेटलमेंट एक्ट है, इससे आपके बेसिक जो सेटलमेंट है डे टू डे वो हो जाते हैं। अब आप देखिए अकाउंट्स में आते हैं, जहां जितने भी हमारे अकाउंट होते हैं ओवरऑल। फर्स्ट देखो डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स, दो टाइप के डिपॉजिट हमारे पास अवेलेबल होते हैं किसी भी समय। रिटेल डिपॉजिट अकाउंट में पहला आता है सेविंग्स अकाउंट, एसबी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट बोलते हैं। इसके अंदर रेगुलर सेविंग, ये बीएसडी भी है, और सैलरी अकाउंट, पेंशन अकाउंट, माइनर अकाउंट। तो इनसे रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है मैं काफी क्लियर फॉर्म में आपको बताना चाहूंगा। देखो सेविंग अकाउंट सभी को पता है किस लिए यूज किया जाता है, उसका पर्पस जानना ज्यादा जरूरी है। ये क्या करता है, जैसा इसका नाम है सेविंग्स अकाउंट, उसी हिसाब से ये सेविंग्स को प्रमोट करता है, यानी कि छोटी मोटी जो सेविंग्स है रिलेटिव रेट में, आपने कुछ कमाया, आपने कुछ सेव करने के लिए उस फंड में डाल दिया सेविंग अकाउंट में। और फिर इसके डिफरेंसेस ऐसे हैं कि रेगुलर सेविंग, माइनर सेविंग, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, माइनर अकाउंट। अभी क्या होगा, सेविंग अकाउंट फॉर पेंशन, सेविंग अकाउंट फॉर सैलरी, बस इतना ही फर्क है, इसमें ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। सेविंग अकाउंट फॉर माइनर, ये माइनर अकाउंट हो गया। सेविंग अकाउंट फॉर सीनियर सिटीजन अकाउंट। वुमेन सेविंग अकाउंट, अब इसमें क्या होता है, कुछ आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, डिस्काउंट ज्यादा होगा, सिंप्लीफाइड केवाईसी होगी, आसानी से आप अकाउंट खोल पाओगे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और माइनर अकाउंट जो होता है, माइनर अकाउंट से ज्यादा मेजर ट्रांजैक्शन नहीं करी जाती, मगर ये एनेबल करता है बच्चों को फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए, कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें डाल दिया और बच्चे अपने हिसाब से उसके ट्रांजेक्शन करेंगे। तो इसमें ज्यादा रेगुलेशन नहीं होती, और इसकी लिमिट भी रखी जाती है कि ज्यादा पैसा इसमें ना डाल दिया जाए, ताकि गलत पैसा ज्यादा खर्चा ना हो जाए, गलत उसमें ना आ जाए। किड स्टूडेंट अकाउंट, अभी किसके लोग फी पेमेंट, रेंट, खाना पीना, उन सबके खर्चों के लिए। डिजिटल सेविंग अकाउंट, वही डिजिटल फॉर्मेट में हो गया। प्रीमियम सेविंग अकाउंट, जहां प्रीमियम आता है उसका मतलब देखा जाए तो ये होता है कि इसमें ज्यादा पैसा स्टोर हो रहा है, जो लिमिट है वो ज्यादा है, और उसका जो स्टोरेजेस है वो ज्यादा है। फिर आता है जनरल टर्मिनोलॉजी और वर्ड को भी अगर हम ध्यान देते हुए देखें कि स्वीप अकाउंट क्या होता है। स्वीप मीन्स शिफ्ट कर देना, झाड़ देना ना। अब आप झाड़ोगे जिसको, जनरली जो एक्सेस होता है, सरप्लस होता है, जिसकी जरूरत नहीं होती, उसको जनरली स्वीप कर दिया जाता है। तो स्वीप अकाउंट क्या होता है, स्वीप अकाउंट ये एनेबल करते हैं कि आप अपने अकाउंट में एक लिमिट लगा दो। सेविंग अकाउंट में एक लिमिट लगा दी, फॉर सपोज मैं हर महीने 10,000 रुपए डालता हूँ, जैसे हर महीने 1,000 रुपए डालता हूँ, कभी कभी 8,000 भी, 800 भी ले जाते हैं, 900 भी ले जाते हैं। तो मैंने एक लिमिट लगा दी 10,000, यानी कि जब मेरे अकाउंट में 10,000 तक मैं जब बेंचमार्क फी दूंगा, उससे एक्सेस जितना डिपॉजिट होगा वो मेरा या तो एफडी में चले जाए, या तो किसी और अकाउंट में चले जाए, या तो किसी उसमें चले जाए और इन्वेस्टमेंट में चले जाए। यानी कि मेरा जो सेविंग अकाउंट है उसमें लिमिट है 10,000 की, अगर खर्चा हो रहा है तो 10,000 से होगा, और जितना भी एक्सेस होगा वो स्वीप हो जाएगा, यानी किसी और अकाउंट में चले जाएगा। तो इससे क्या होगा, 10,000 मेरे पास हमेशा रहेंगे खर्चे के लिए, और जितना एक्सेस होगा वो स्वीप होगा, कहीं और इन्वेस्ट हो जाएगा, तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, मैं उसमें ज्यादा फायदा कमा पाऊंगा। फिर है जनधन अकाउंट, ये गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से जनधन अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, और ये सारे अकाउंट हैं। फिर है आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट। अब सेविंग डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में नाम से ही काफी फर्क हमें समझ में आता है। रिकरिंग यानी बार बार, जो बार बार अगर हो रहा है वो रिकरिंग डिपॉजिट। अब इसी की तरह इसमें भी है रेगुलर आरडी, जो नॉर्मल रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं आपके, यानी कि ऐसे डिपॉजिट्स जो रिकरिंग इन नेचर है और बार बार आप उनके अंदर डिपॉजिट कर सकते हो, और विड्रॉल भी उसी हिसाब से रहता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन आरडी, एनआरआई आरडी, डिजिटल आरडी, और फिर उसके बाद आपके करंट अकाउंट आ गए, तो रिकरिंग डिपॉजिट में ये है। फिर आपका करंट अकाउंट, करंट यानी जो चल रहा है, जो एक्टिव है, जो फ्री फ्लोइंग है, यानी कि इसमें पैसा जाना और आना करंट रहेगा।
ये किस लिए यूज होगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए। आपने करंट अकाउंट खोला, जनरली बिजनेसमैन खोलते हैं इनको, बड़े बड़े जिनका पैसा आना जाना होता है। फिर रिक्वायरमेंट और कैश के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन है। कैसे? रेगुलर करंट अकाउंट, जो नॉर्मल जो आपकी ट्रांजेक्शन होंगी वो रेगुलर में होंगी। प्रीमियम करंट अकाउंट, फिर पैसा ज्यादा है तो प्रीमियम करंट अकाउंट हो गया। मर्चेंट करंट अकाउंट, अब मर्चेंट करंट अकाउंट में क्या होता है? ट्रांजेक्शन ज्यादा फ्लुएंट होती है और जो आपका ट्रांजेक्शन फी होती है वो काफी कम होती है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करने हैं। अगर आपसे ट्रांजेक्शन फी, कन्वर्जन फी बहुत ज्यादा ले ली जाए, कन्वर्जन यानी यूएसडी से एनआरआई, एनआरआई से यूएसडी, फॉरेन ट्रांजेक्शन की, तो उस केस में मर्चेंट के ऊपर बहुत ज्यादा भारी जोर पड़ेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ जाएगा कि भाई उसको कितना ज्यादा पैसा तो कन्वर्जन में ही देना पड़ रहा है। तो उससे बचने के लिए मर्चेंट अकाउंट दिया जाता है। इसके लिए आपका क्या होता है? मर्चेंट आईडी होनी चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से आप एफिलिएटेड होने चाहिए और गवर्नमेंट से आपको सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए कि हाँ ये ठीक ठाक आदमी है, इसकी जो रिकॉर्ड है वो खराब नहीं है। यानी कि अगर इसको हम कोई सुविधा दे रहे हैं तो उसका बुरा इस्तेमाल नहीं करेगा एज ए मर्चेंट। फिर है स्टार्टअप करंट अकाउंट। नाम से पता चलता है स्टार्टअप इसको जनरली खोलते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट जो इनफ्लो होता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको फंडिंग मिलेगी कहीं ना कहीं से, उसका पैसा आएगा और फिर उसके बाद स्टार्टअप में भी उसको इन्वेस्ट करेगा। तो कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है ये बहुत स्पेसिफाइड होता है इसमें। आप जनरली किसी को भी पे नहीं कर सकते इस अकाउंट से कि भाई हमने नॉर्मली पे कर दिया किसी को भी। फिर एसएमई और एमएसएमई, स्मॉल मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उनके अकाउंट्स के लिए। प्रोफेशनल करंट अकाउंट, ट्रस्ट एंड एनजीओ करंट अकाउंट। अब देखो ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है। इधर प्रोफेशनल करंट अकाउंट कौन यूज करेगा? लॉयर्स, डॉक्टर्स, है ना, जो जजेस होते हैं जनरली, जो लीगल केसेस देखते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं ना, के सीए देखते हैं। तो वो क्या करेंगे? प्रोफेशनल्स आपका पैसा मेंटेन करके रखेंगे फॉर योर जनरल एक्सपेंसेस। यानी कि जनरल आपकी बिलिंग का पैसा है, जैसे आप लॉयर के पास गए, कोर्ट की बिलिंग का पैसा, स्टैंप का पैसा, ये सारा पैसा आप फैसला करके दे दोगे। उसको बोलोगे भाई ये 10,000 रुपए है, इसमें से तुम मेरा बिलिंग का खर्चा जितना कुछ है वो काट देंगे। तो ये टेम्पररी अकाउंट होता है, कुछ समय के लिए वो अपने पास बनाए रखेगा जब तक उसका अफेयर चल रहा है, फाइनेंशियल अफेयर चल रहा है, और फिर उसके बाद फिर वो जाकर के उसको रिलीज कर देगा। फिर ऐसे इंस्टीट्यूशनल करंट, ये स्कूल खोलते हैं, मोर डोमिनेंट इन इनकम, इनकी इनकम ज्यादा रहती है जो करंट अकाउंट होता है, यानी कि इनमें पैसा आता ज्यादा है। फिर आपका ट्रस्ट ही बना दिया, कहते हैं हमारा इंटरेस्ट है उसमें आप डोनेट कर दीजिए पैसा, तो उसका जो डोनेशन जाता है वो इस अकाउंट में जाता है, ट्रस्ट अकाउंट। यानी कि ये ट्रस्ट के अंडर एफिलिएटेड होगा। नेशनल ट्रस्ट एक्ट करके एक ट्रस्ट है, मैं आगे बताऊंगा आपको, एक एक्ट है, उसके अंदर ये चीज एफिलिएटेड होगी और उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के हिसाब से। अब एक टर्म आती है एस्क्रो, ESCROW, एस्क्रो लिंक्ड अकाउंट। अब एस्क्रो लिंक्ड अकाउंट, एस्क्रो जहां वर्ड आता है उसका मतलब लिटरल मीनिंग अगर देखें तो एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है स्क्रैप ऑफ पेपर, यानी कि पेपर का टुकड़ा, उसे एस्क्रो बोलते हैं, राइट। तो एस्क्रो जहां आता है, एस्क्रो का मतलब इनहेरेंटली ये हो जाता है कि ये टेम्परेरी अकाउंट है, यानी कि ये कुछ समय के लिए आपने किसी पन्ने पे कुछ लिखा और जब उसका काम खत्म हो गया तो उसको मोड़ मार के फेंक दिया। एस्क्रो अकाउंट, लिमिटेड टर्म अकाउंट, इसको आप लिख सकते हैं। ये एक अच्छा अकाउंट है क्योंकि इसमें बात ही एक ट्रिपार्टाइट ट्रस्ट की होती है, यानी कि 3 जने किसी एक, जैसे एक बैंक हो गया और 2 जने और हैं, कोई भी 2 जने, फॉर सपोज किसी भी 2 जनों के बीच में ट्रांजेक्शन है और हमने ये बोला कि फॉर सम टाइम हम अपना जो पैसा है वो आपके पास बैंक करके रख देते हैं, यानी कि हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट है, किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट है, तुझे मुझे पैसा देना है, मुझे तुझे देना है, तू दे नहीं पा रहा है अभी फॉर सपोज, तो हम एक एस्क्रो अकाउंट बना देंगे। एस्क्रो यानी टेम्पररी अकाउंट, उसके अंदर कुछ पैसा हम बैंक के पास रख देंगे और बैंक बोलेगा ठीक है मैं रख रहा हूँ, दोनों जने इस ट्रस्ट डीड को साइन करो, बैंक भी करेगा वो भी करेंगे, सब जने ट्रस्ट डीड साइन करेंगे और कुछ समय के लिए वो पैसा इंस्टीट्यूशन के पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास या फिर बैंक के पास जो मेन बैंक है। जब वो चीज सॉल्व हो गई, फॉर सपोज तू कैपेबल हो गया पैसा देने के, अब पैसा तेरे पास क्यों नहीं रखा? हो सकता है तू भाग जाए, तू देना मुझे, पर मेरे पास क्यों नहीं रखा? क्योंकि अभी जो डील है वो पूरी नहीं हुई है, तो मेरे पास आने का मतलब नहीं होता, तो कहाँ रख दिया? किसी एक जगह पर रख दिया, तो उसको एस्क्रो अकाउंट बना दिया। अभी आगे देखेंगे एनआरआई का भी एस्क्रो बनता है, एनआरआई पैसा ट्रांसफर करना चाह रहा है, उसने भेज दिया है पैसा बट वो सेटल नहीं हो पा रहा, तो कहाँ रखेंगे? उसको एस्क्रो अकाउंट में रखेंगे। तो एस्क्रो जहां पर भी आया वो जनरली ये डिफाइन करता है कि टेम्पररी पूलिंग कर दी कहीं पे हमने पैसे की, पैसा पकड़ा और कहीं पे एस्क्रो बेसिस में हमने उसको लगा दिया, राइट। तो एस्क्रो ऐसा हो गया। और फिर उसके बाद दूसरी जो आखिरी अकाउंट जो हमारे पास जनरली आता हुआ है फिक्स्ड अकाउंट, एफडी बोलते हैं इसको, ये भी एफडी करा रखी है। अब एफडी में एक चीज होती है कि मैच्योरिटी बेस्ड होती है और इससे अगर आपने पहले पैसा निकाल दिया तो आपको जुर्माना पड़ता है मैच्योरिटी से पहले, बोलता ना बहुत बड़ा खर्चा आ गया, एफडी तोड़वानी पड़ेगी। यानी कि एफडी क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सेट है, आने वाले 10 साल के लिए, आने वाले 20 साल के लिए आपने पैसा डाला है, उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, बट आपको जरूरत पड़ी तो आपको वो तुड़वानी पड़ी। तो ये क्या होता है? फिक्स पीरियड के लिए आप इसमें डाल सकते हो। और जो मैंने स्वीपिंग बताया पहले, स्वीपिंग अकाउंट, स्वीपिंग सेविंग अकाउंट, स्वीपिंग सेविंग अकाउंट में क्या होता है? आपका सेविंग अकाउंट का जो सरप्लस होता है वो एफडी में ट्रांसफर हो जाता है, या फिर अगर फ्लेक्सी एफडी है, एफडी आपने फ्लेक्सिबल बनाई है
तो फ्लेक्सिबल एफडी से कहीं और चल जाएगा। जैसे अभी आप इसमें आगे देखो फ्लेक्सी टर्म आएगा, ये देखो फ्लेक्सी एफडी, स्वीप एफडी, क्यूमुलेटिव एफडी। तो ये तो आपको पता ही है, टैक्स सेवर्स एफडी, यहाँ आप 1.5 लाख तक का पैसा पूल कर सकते हो टैक्स सेव करने के लिए। इसमें फिक्स है 5 साल तक आप अपना पैसा आपको रखना पड़ेगा, और इसमें आपको जो आपका टैक्स है, एक्सेसिव टैक्स है जो आपको जनरली पे करना पड़ेगा, वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा। 1.5 लाख तक का इधर मिनिमम आपको बैलेंस पे करना पड़ता है जनरली। फ्लेक्सी अकाउंट, स्वीप एफडी आगे भी आता है, स्वीप इधर, ऑटो स्वीप, स्मार्ट स्वीप, इसी हिसाब से स्वीप आपकी एफडी अकाउंट है। क्यूमुलेटिव एफडी की अगर हम बात करेंगे तो क्यूमुलेटिव एफडी में क्या होता है, जो आपकी कंपाउंडिंग होती है इंटरेस्ट की, वो क्वार्टरली बेसिस पे होती है, यानी कि आपका हर महीने नहीं जुड़ेगा इंटरेस्ट। सेविंग में तो क्या होता है, सेविंग में तो हर दिन का लगता है हिसाब, लगभग कि आपने किसी दिन अगर आपको निकालना पड़ गया तो आपको उतना ही इंटरेस्ट जुड़ा हुआ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो स्पेसिफिक अमाउंट हर दिन आपको जुड़ती रहेगी, 10 रुपए, 20 रुपए, 9 रुपए, इस हिसाब से। एफडी वाले और जो क्यूमुलेटिव एफडी वाला केस है, इसमें क्वार्टरली बेसिस पे आपका कंपाउंडिंग होगी, यानी कि 3 महीने तक पैसा वैसे ही रहेगा, क्वार्टरली बेसिस पे उस अमाउंट पे फिर कंपाउंड होगा। फिर उसके बाद 3 महीने और रुकेंगे, जितना भी आपका क्वार्टर है, उसके बाद फिर दोबारा कंपाउंड होगा। तो ऐसे कर करके आपका जो कुछ भी कंपाउंडिंग है वो चलेगा। फिर कॉलेबल, नॉन कॉलेबल कि भाई जिसको आप कॉल कर सकते हो। अब कॉलेबल में क्या होती है, जनरली जो आपकी पेनल्टी लगती है वो कम कर देते हैं, क्योंकि इसका पर्पज ही कॉलेबल है। आपको जरूरत पड़ेगी तो आप खुलवा दो एफडी। अगर आपको बेनिफिट एफडी वाला है, बट इसकी जो पहले जो रिस्ट्रेंट था इसको कॉल नहीं कर सकते, अब इसको कॉलेबल बना दिया। अब कॉलेबल बना दिया, कॉलेबल बनाने के बावजूद भी अगर पेनल्टी ज्यादा रही तो कोई क्यों कॉल करेगा, तो कॉलेबल रखने के लिए उसकी जो पेनल्टी है वो भी घटा दी। फिर कॉलेबल का अपोजिट नॉन कॉलेबल, और नॉन कॉलेबल के साथ मल्टी डिपॉजिट एफडी। मल्टी डिपॉजिट एफडी एक अच्छी चीज है बहुत। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इसमें लेडर सिस्टम यूज होता है। लेडर सिस्टम यानी आप ब्लॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा, यानी कि 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए और 40,000, फॉर आपको टोटल 50,000 इन्वेस्ट करने हैं। तो आपने 30,000 तो सेपरेट रख दिए कि वो एक ब्लॉक मेरा 30,000 का। फिर आपने एक ब्लॉक बनाया 10 का और 2 ब्लॉक बना दिए 5 के। यानी कि अगर मेरे को फ्यूचर में पैसा चाहिए तो मैं 30,000 की इन्वेस्टमेंट को नहीं छोड़ूंगा, मैं सिर्फ 5,000 वाली तोड़ूंगा। तो इससे मेरी बची हुई वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आपको जनरल जो रेगुलर एफडी है उसमें अगर आपने 30,000 इन्वेस्ट करा, 50,000 इन्वेस्ट करा, तो टूटी तो पूरी 50,000 गई, बल्कि आपकी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 3-4 हजार की थी, तो पूरा ही आएगा उस केस में। बट यहाँ क्या है, यहाँ आपको 5,000 अगर आपने ब्लॉक बनाया है 5,000 का, तो आपको वो पहला पार्ट ही टूटेगा, बचे हुए पार्ट अभी भी इंटैक्ट है। अगर आपको 10,000 निकलवाने हैं तो 10,000 वाला ब्लॉक तोड़ो, बाकी 5-5 वाले और इधर वाले ब्लॉक इंटैक्ट हैं। तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग में आपकी मदद मिलती है, और टोटल एफडी के टूटने से जो आपका इनकंसिस्टेंसी आ जाती है रिटर्न में, वो जो इनकंसिस्टेंसी है वो घट जाती है। फिर ये रेकरिंग का एफडी, रेकरिंग का एफडी एफडी का ही पार्ट है, उसको मतलब ऑलमोस्ट ये एफडी आरडी की तरह ही है कि इसका भी जो आपका जो इसमें जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो इसी के हिसाब से मिलता है। अब यहाँ पे सेविंग अकाउंट्स के आपको फीचर्स बताए हैं, इंटरेस्ट अर्निंग अकाउंट, डेबिट कार्ड, एटीएम फैसिलिटी, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, लिमिटेड फ्री विड्रॉवल्स, पासबुक स्टेटमेंट, नॉमिनेशन फैसिलिटी। और जनरल एलिजिबिलिटी क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, माइनर होना चाहिए, अनविद गार्डियन, गार्डियन के डॉक्यूमेंट लगेंगे, केवाईसी गार्डियन का होगा ना कि बच्चे का। जॉइंट होल्डर रख सकते हो, नॉमिनी रख सकते हो, जितने भी रेगुलेशन होते हैं। कॉमन डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं वो ये हैं, और जनरल जो मिनिमम बैलेंस है वो बैंक टू बैंक डिफर करता है, कितना आपको बैलेंस रखना है। फिर बात आती है करंट अकाउंट, ये सब बेसिस कर चुके हैं। अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉवल, हाई ट्रांजैक्शन लिमिट्स, क्यों, क्योंकि ये बताया था बिजनेसेस के लिए है, तो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन इसमें लिमिट नहीं है कि आप इतना ही ट्रांजैक्ट कर सकते हो। प्रीमियम अकाउंट अगर आपका है, करोड़ रुपए रखे हैं उसमें, 20-20 लाख 30-30 लाख एक बार में आप विड्रॉ कर सकते हो। चेक एंड ऑनलाइन पेमेंट सपोर्ट, आपको किसी को चेक देना है, चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। नो इंटरेस्ट जनरली पेड ऑन बैलेंस, बिजनेस फोकस बैंकिंग सर्विस। अब इसका यूजुअली जब ये बैंक टू बैंक डिफर करता है 5,000 से 1 लाख तक का है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही है, और मेन बेनिफिशियरीज देखो, बिजनेसेस, ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशन, स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल्स, एनजीओ, यानी कि जहां बड़ा ट्रांजैक्शन होगा वहां जनरली करंट अकाउंट को प्रेफर किया जाएगा। फिर ये आएगा फिक्स डिपॉजिट, फिक्स टेन्योर, फिक्स इंटरेस्ट, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, एश्योर्ड रिटर्न, प्रीमेच्योर विड्रॉवल रूल, लोन फैसिलिटी अगेंस्ट एफडी, यानी कि लोन फैसिलिटी अगेंस्ट एफडी, यानी एफडी एज ए कोलेटरल यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई अगर मैं लोन लेने जा रहा हूं तो आप डॉक्यूमेंट में दिखा सकते हो कि ये इतनी मेरी एफडी है और इसको मैं एज ए कोलेटरल रख रहा हूं कि अगर मैं पे नहीं कर पाया तो यहाँ से आप मेरा पैसा ले लेंगे। फिर उसके बाद वो सी ले जाता है और बैंक के पास ले जाता है, आप वहां से लेन देन कुछ ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि फिर वो कोलेटरल के फॉर्म में चले गया। राइट, 3 to 4%, 3 to 9% इंटरेस्ट रेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड केवाईसी। ठीक है, बाकी रेकरिंग डिपॉजिट की भी इसी हिसाब से लिखे हैं, 6 मंथ 8 मंथ जिस हिसाब से होता है। अब ये बेसिक कंपैरिजन है आपका कि किस हिसाब से जो ये अकाउंट्स हैं ये डिफर करते हैं किस किस बेसिस पे। तो बहुत बड़ी लिस्ट है, इतनी तो मैं एक्सप्लेन अभी कर नहीं पाऊंगा, बट अगर आप देखें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, प्राइमरी पर्पस डिफाइन करा हुआ है, डिपॉजिट क्लासिफिकेशन, डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग और करंट आर डिमांड डिपॉजिट्स,
और ये दोनों होता है टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फ्लेक्सिबल विड्रॉल यहाँ अलाउड होता है, यहाँ आपको ट्रांजेक्शन की जो फ्रीडम है वो आपको मिलती है। यहाँ रिस्ट्रिक्टेड टिल मैच्योरिटी और प्रीमेच्योर। अब देखो रिकरिंग में क्या है, आपका जो एक्सट्रैक्शन है, विड्रॉल है, वो मैच्योरिटी तक रुका हुआ है, यानी कि आप वहां से हटा नहीं सकते पैसा। एफडी में क्या है, हटा सकते हो बट पेनल्टी देनी पड़ेगी, है ना, वही वाली बात आ गई। और ये पेनल्टी रिस्क कैसा है, तो पेनल्टी रिस्क सेविंग अकाउंट में कम है, करंट अकाउंट में ज्यादा है, रिकरिंग में कम है और सबसे कम फिक्स डिपॉजिट में। ये पहले बताया रिस्क एफिशिएंट है, रिस्क आपको कंपैरेटिवली कम देखा जाएगा। कंपाउंडिंग बेनिफिट हाईएस्ट आपको उधर मिलेगा, क्योंकि मैंने ऐसा आपको बताया क्वार्टरली एफडी होती है जो कंपाउंडिंग वाली, मैंने आपको बताया क्यूमुलेटिव, तो उसमें जो कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ेगा वो सेविंग में कम पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कम है, आप उठा भी पा रहे हो पैसा आराम से। यहाँ आपके चंक्स बने हुए हैं अंडर क्यूमुलेटिव, है ना, मल्टी डिपॉजिट के हिसाब से आपके चंक्स बने हैं, तो आपका जो रिटर्न, जो कंपाउंडिंग जो इफेक्ट आता है वो आपका ज्यादा प्रॉफिट आपको ला करके देगा। और उसके बाद ये देखो, इसका एक बेसिक छोटा सा कंपैरिजन है कि किस हिसाब से ये चीजें आपको 10,000 के इन्वेस्टमेंट में 5 साल बाद कैसा रिटर्न आपको देंगी। देखो सेविंग अकाउंट में अगर आपने अज्यूम इंटरेस्ट रेट 3% पर एनम पे अगर आपने दे रखा है, तो इन्वेस्टमेंट मेथड इतना आइडल रहेगा और अप्रोक्स वैल्यू 5 साल बाद इतनी मिलेगी, यानी कि ऐड करके, एडिशन करके अंडर सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट की बात करें, अज्यूम इंटरेस्ट रेट 0%, क्योंकि क्या आपने करंट ट्रांजेक्शन के लिए रखा है, 1 लाख रख दिया, उसमें आपको ट्रांजेक्शन करे, लाए पैसे, जोड़े पैसे, हटाए हटाए, जो कुछ भी करा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आपको हेल्प करेगा। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट 7% पर एनम, 10% इन्वेस्टेड मंथली आरडी गिव्स डिफरेंट सकता है, मंथली का अलग है, 11-10,000 की अगर आप देखो तो लमसम इक्विवेलेंट आपका 14,000 के आसपास आपको 5 साल के बाद इसी इंटरेस्ट रेट पे ला करके दे देगा। और कंपाउंडिंग क्योंकि यहाँ हाईएस्ट है, एफडी में देखा था हमने, ये रेगुलर एफडी की बात है, अगर आप अच्छे फ्लेक्सी को देखो, लेटर को देखो, कंपाउंडिंग को देखो, तो वहां ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से एक चीज आप हिसाब लगा सकते हो कि कहाँ इन्वेस्ट करके आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये ध्यान में रखते हुए कि रिस्क इधर कितना है, इधर कितना रिस्क है और किस हिसाब से चीजें हो रही है। बाकी अब उसके बाद आपका आता है प्राइमरी क्लासिफिकेशन, उसी के हिसाब से। और अब है टर्म्स कुछ और अकाउंट्स, और उसके बाद नोस्ट्रो वोस्ट्रो इंटरनेशनल अकाउंट होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अकाउंट। ठीक है, तो पहले हम आते हैं हमारे जो टर्म्स है उनके ऊपर। ये टर्म पर्टिकुलरली लिखा कासा, ये काफी लोगों ने सुना होगा कि कासा रेशियो इतना है ना, कासा के बेसिस पे आपको इतना जो कुछ भी आपके रेगुलेशन है वो मिलेंगे। तो कासा कैलकुलेट करने का जो रेशियो बेसिक मेथड वो होता है वही होता है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो कि है करंट अकाउंट डिपॉजिट प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट इनटू 100। तो ये एक रेशियो होता है, एक रेशियो सिग्निफाई करता है, जिसके अंदर आपको ये इवैल्यूएट कर सकते हो कि बैंक, कोई भी जो बैंक है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, राइट, किसी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, लो कॉस्ट में आपको फंड अवेलेबल, लो कॉस्ट में यानी कि कितना आपको एक्सेस पे करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन और मार्जिन के लिए, उसमें कितना फर्क आपको मिलता है, वो सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए एक परफॉर्मेंस का मैट्रिक्स है देखा जाए तो, कि बैंक की परफॉर्मेंस और कस्टमर के हिसाब से जो कुछ भी इसका रिलेशन है उसको डिफाइन करने के लिए कासा का यूज किया जाता है। फिर नीचे है स्वीप अकाउंट, बता चुका हूं आपको स्वीप अकाउंट क्या होता है, जहां फाइनेंशियल स्वीप हो जाते हैं। फ्लेक्सी अकाउंट, फ्लेक्सिबल रेगुलेशन, कहां से बना सकते हो। एस्क्रो बता दिया है, जहां आप कुछ समय के लिए पूल कर देते हो दो जनों के बीच में, कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। मार्जिन अकाउंट, अब मार्जिन अकाउंट तब मेंटेन किया जाता है जब कोई लोन लेते हो आप, लोन का जो पर्टिकुलर मार्जिन है वो आप पर्टिकुलर मार्जिन एक मेंटेन करते हो, और उसके अंदर क्या होता है, आपको जो फैसिलिटीज जो कुछ भी बैंकिंग और लोनिंग के हिसाब से आपको मिलती है वो सारी मिल जाती है। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन अकाउंट, लोन अकाउंट जानते हैं, घर का लोन लिया, वहां का लोन लिया, उसका जो कुछ भी लिया उधर आ जाएगी। फिर अभी ज्यादा उतनी जरूरी तो नहीं है बट आप देख सकते हो, गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी को बढ़ाने के लिए, लोगों को इंक्लूजन रखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े रहे, बैंकिंग नेटवर्क में रहे, इंश्योरेंस उनको मिल जाए अच्छा खासा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर मेन जो पर्पज था वो था, पहली बात तो मिनिमम बैलेंस का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात विड्रॉल इजी होना चाहिए, और हर आदमी का अपना अकाउंट हो और इंश्योरेंस हो उसका, अकाउंट का और इंडिविजुअल का खुद का। तो प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट अंडर वही प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि महिलाओं के लिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड जनरली गवर्नमेंट इशू कराती है ना, गवर्नमेंट इशू कराती है, यानी कि जो पब्लिक सर्विसेज या फिर उनमें जो भी लोग अपना योगदान दे रहे हैं उनके सैलरी से मंथली बेसिस पे कटता रहेगा कुछ पैसा, और रिटायरमेंट में कॉर्पस बन के उनको दे देगा। अब वो डिपेंड करता है तुम्हें एक साथ चाहिए या ब्लॉक्स में चाहिए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत चलता है कि भाई वो कंपनी इतना ईपीएफ दे रही है, यहाँ इतना ईपीएफ दे रही है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट की बात हो रही होती है कि कहाँ आपको रिटायरमेंट के बाद कितना बेनिफिट मिलेगा। फिर है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, इसमें क्या होता है, ऑन सोर्स पे टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, वैसा आपका नहीं करता टैक्स, बट होता क्या है, वॉलंटरीली कुछ डिपॉजिट कर देते हो कि भाई मेरी सैलरी 1 लाख आई तो मैं 10,000 रुपए दे देता हूँ वॉलंटरीली,
वो एक पर्टिकुलर फंड में चले जाएगा, वहां से आपको बाद में जाकर के आपका कॉर्पस मिल जाएगा। ठीक, नेशनल पेंशन सिस्टम, पेंशन के हिसाब से अटल पेंशन योजना, ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो एसएससी के हिसाब से जो सीएसएस है, और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। ये तो बड़ा ये कैलकुलेशन M1 M2 M4 कैलकुलेशन में भी आता है कि पोस्ट ऑफिस में कितने आपके सेविंग है। फिर उसी के आगे एनआरआई अकाउंट है, और इसके बाद अब देखो एनआरई और एनआरओ अकाउंट जो जनरली हमें देखने को मिलता है कि इसी एक एनआरआई का एनआरई अकाउंट है और एनआरओ अकाउंट है। तो इसमें देखने वाली बात देखो, मेन पहला देखते हैं एनआरई जो कि होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है, इसका मेन पर्पज क्या होता है, इसमें देखो कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ टर्म्स आते हैं इसमें जो कि देखा जाए तो क्यूमुलेटिवली इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका एनआरई एनआरओ, उससे बेसिक जो टर्म्स है वो सारे हैं। फिर एक टर्म आता है रिपेट्रिएबल, कि फंड ये रिपेट्रिएबल है, नॉन रिपेट्रिएबल है। रिपेट्रिएट आपने वर्ड सुना होगा, किसी भी आदमी को जब वापस उसको देश भेजा जाता है तो उसे रिपेट्रिएट कर देते हैं, और भगा दिया जाता है तो एक्सपाट्रिएट कर देते हैं, अपनी जगह से हटा दिया, एक्सपाट्रिएट कर दिया। तो रिपेट्रिएबल क्या हुआ कि जो आपने फंड एनआरआई कौन है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, और पीओआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ का है बाहर रह रहा है, यहाँ का है बाहर है फ्यूचर में वापस आने वाले हैं, या फिर यहाँ के हैं बाहर ही रहने वाले हैं, इस बेसिस पे आपके जो अकाउंट है वो कटते हैं, बढ़ते हैं अलग अलग केसेस में। तो नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट में क्या होता है, जो एनआरआई है वो अपनी फॉरेन अर्निंग यहाँ के बैंक में पार्क कर देते हैं कुछ समय के लिए, यानी कि उनका जो कुछ भी कैश है उन्हीं की करेंसी में यहाँ के बैंक में रख दिया जाएगा, और वो रिपाट्रिएबल है, यानी कि इन फ्यूचर अगर उन्हें लगता है कि उन्हें पैसे की जरूरत है तो उतनी ही अमाउंट वो वापस दे सकते हैं, यानी कि इट इज फुल्ली रिपाट्रिएबल, यानी कि पूरी तरह से रिपाट्रिएट कर सकते हैं फंड को, वापस जा सकता है। ठीक, उसके बाद आता है एनआरओ अकाउंट्स, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ऑर्डिनरी अकाउंट में वही है, रेंट है, पेंशन है, यहाँ से जो कुछ भी आपको मिलता है, यहाँ से आपको अगर जैसे आपका यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, आपका उसका रेंट है, अब आप रेंट फॉरन अपने वहां तो बुलाओगे नहीं जहां पर रह रहे हो, तो आप एक अकाउंट खोल दोगे, आपको जो भी पेमेंट देनी होगी, आपकी पेंशन आएगी, आपकी कोई फाइनल सैलरी है वो आ रही होगी, अगर आप इधर किसी जगह पे काम कर रहे हो तो आपकी पेंशन है, आपका रेंट है, आपका डिविडेंड, आपने कहीं बॉन्ड खरीदा उसका डिविडेंड मिल रहा है, तो इस अकाउंट में मिलेगा हमारे वहां। बाहर का आदमी यहाँ अकाउंट खोल के जहाँ के जो अर्निंग है वो उस अकाउंट में जाएंगी, तो ये एनआरओ अकाउंट हो गया। फिर है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, इसी में है कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी में इसमें पैसा रखा जाता है, ये बात है, एनआरआई में रखता है फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट है, यानी फॉरेन करेंसी जो आपका कनाडा की करेंसी है, यूएसडी है, या फिर किसी भी जगह की अलग अलग करेंसीज है, उस करेंसी में आप पैसा रखना अवेल कर सकते हो। फिर है आरएफसी अकाउंट, यानी कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, ये भी उसी की तरह है, रेजिडेंट उसी के हिसाब से। अब देखो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डिफरेंशिएशन मैंने पहले बोला था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ रहे पहले, फिर बाहर काम किया, वहां से पैसा भेजा और अब वापस यहाँ आना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वाला अकाउंट होता है आरएफसी अकाउंट, यानी कि आपने पहले आप इधर रहे, फिर आपने बाहर काम करा, आपने वहां से खर्चे भेजे, और उसके बाद आप दोबारा इंडियन सिटीजन बनना चाह रहे हैं, दोबारा आप भारत में आकर के काम करना चाह रहे हैं आगे जाकर के, तो उस बेसिस पे आपको आरएफसी अकाउंट बनेगा। फिर ये एक्सचेंज अर्नर्स रेट, आरएफसी डोमेस्टिक, और इसी के अंदर आरएफसी के अंदर एक डोमेस्टिक अकाउंट बन जाता है। फिर सेल्स यूनिट अकाउंट एसईजेड, यानी कि बिजनेसेस के लिए होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं उनके लिए एसईजेड यूनिट लिखा हुआ है, इधर देखना ना, लिखा होगा कहीं इधर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फॉरेक्स अकाउंट और फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो इस हिसाब से आपके एनआरआई फैसिलिटी जो है वो अकाउंट के थ्रू आपको मिलती है। ठीक है, फिर आपका अगला जो पॉइंट आता है वो है इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट। ठीक है, ये टर्म्स आपने सुने हो, शायद फेमिलियर होंगे, नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो और लोरो। नॉस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट और लोरो अकाउंट, ठीक किस हिसाब से इनमें ट्रांजेक्शन होती है, कैसे आप एक कोरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, बट एक कोरेस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हो, और मेन कैश का ट्रांसफर नहीं होता, खाली एंट्रीज का फर्क होता है। वो बैंक क्या करेगा, आपकी एंट्रीज, जैसे फॉर सपोज आपके, मैं एक बैंक हूं, दो जने हैं, उनको ट्रांजेक्शन करना है, तो मेरे पास दोनों ने बैंक रखा है, अपना अकाउंट है, तो मैं क्या करूंगा, रादर देन ट्रांसफरिंग रियल कैश अपने अकाउंट से, जैसे अगर इधर यहाँ से यहाँ पेमेंट करनी है तो मैं यहाँ वाले अकाउंट में उसके पैसे घटा दूंगा, यहाँ वाले में जोड़ दूंगा, हो गया ट्रांजेक्शन। तो बस कोरेस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू। अब डिफर कहां करता है, हमारा पैसा बाहर है या बाहर का पैसा इधर है। तो नॉस्ट्रो का जो लिटरल मीनिंग होता है, जो फर्स्ट अकाउंट है NOSTRO, यहाँ भी लिखा है, वह आर मनी विद यू। नॉस्ट्रो का है आर मनी विद यू, वोस्ट्रो है योर मनी विद अस, और लोरो है देयर अकाउंट विद देम। तो ये भी कोरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के आपके बेसिस पे चलता है कि कैसे कोरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एक कोरेस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू आप ट्रांजेक्शन इजीली कर सकते हो। और इसमें दिक्कत मेन क्या आती है, कन्वर्जन की दिक्कत आती है कि आपने डॉलर से एनआरआई में करा, मतलब INR में करा,
ठीक है, उसके बाद से फिर आपने शिफ्ट करते रहे, तो वो जो ट्रांजेक्शन असल है और जो डॉक्यूमेंटेशन में इतना जो आपको टाइम लगता है वो कम करने के लिए जनरली इसको रखा जाता है। तो अगर हम इसका जनरल एग्जांपल देखें तो देखें कि अगर जैसे इसमें लिखा है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स यूएसडी अकाउंट विद द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, यानी कि यहाँ का एक बैंक उधर के बैंक के साथ कोई पर्टिकुलर अकाउंट मेंटेन कर ले, वहां के जब उसको खर्चे पे करने पड़ेंगे तो उस बैंक से उस वाले अकाउंट से पे करेगा अपना पैसा उनके वहां। और सिमिलरली वॉस्त्र जो है उसका अपोजिट हो जाता है कि इसी के हिसाब से किसी फॉरेनर ने यहाँ पैसा अपना एक अकाउंट रख लिया और उसके जो आदान प्रदान आना जाना खर्चा जो कुछ दिया उस वाले अकाउंट से वो आसानी से कर लेगा। अब लोरो क्या है, लोरो थोड़ा बहुत एस्क्रो की तरह देख सकते हो, जैसे एस्क्रो मैंने आपको बताया 3 पार्टीज के बीच में होता है, तो लोरो भी 3 पार्टीज के बीच में होता है। इसमें कुछ समय के लिए पूलिंग करी जाती है पैसे की, है ना। तो इसमें ये है कि अगर किसी भी बैंक के पास दूसरी जगह पे कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, अब यहाँ तो मैंने बात करी कि इधर एक अकाउंट है, इधर उनका एक अकाउंट यहाँ है, उससे ट्रांजेक्शन हो रही है, हमारा एक अकाउंट इधर है उससे ट्रांजेक्शन हो रही है। अब अगर हमारा कोई अकाउंट ही नहीं है, फॉर सपोज मुझे किसी ऐसी जगह पे ट्रांजेक्शन करनी है, अगर मुझे फॉर सपोज तंजानिया में ट्रांजेक्शन करनी है कोई, अब वहां मेरा अकाउंट ही नहीं है, तो मैं किसको कंसल्ट करूंगा, कोई जिसके पास अकाउंट होगा। फॉर सपोज मेरा कोई दोस्त है, इसको ऐसे ले लेते हैं, मुझे कोई ट्रांजेक्शन करनी है, मेरा किसी आदमी से कॉन्टैक्ट नहीं है बट मेरे दोस्त का है और मुझे उस आदमी को पैसा भेजना है, तो मैं उस दोस्त से बोलूंगा भाई तू पैसा ले ले और फिर उसको वहां से उसको पे कर देना, या फिर वो तुझे पे कर देगा तो मुझे पे कर दे। जैसे हम कहते हैं ना हमारे पास कैश नहीं होता, दुकान वाले के पास जाते हैं, बोलते भैया आप इतने ले लेना हमें कैश कर दो, या फिर ऑनलाइन ले लेना हमें कैश दे दो। तो काइंड ऑफ वैसी है कि लोरो के तहत आप इसको एनेबल कर सकते हो। बाकी फिर रुपी वस्त्र है, रुपी वस्त्र में वही है, रुपी के बेसिस पे आपका वस्त्र कैलकुलेट होगा और फिर इसी बेसिस पे आपके जितने कुछ भी अकाउंट हैं ये सारे आपको एज ए सर्विस जो बैंकिंग सिस्टम है और वो सब है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखने जैसा है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो देखो स्टेप बाय स्टेप फ्लो दोनों का मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ, उसको देखना और समझना जैसे कि मैंने बताया। नॉस्ट्रो अकाउंट स्टेप बाय स्टेप फ्लो। इंडियन एक्सपोर्टर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू एसबीआई टू पे $50,000 टू अमेरिकन एक्सपोर्टर। ठीक, एसबीआई चेक्स इट्स यूएसडी नॉस्ट्रो अकाउंट विद जेपी मॉर्गन। एग्जांपल दे रखा है यूएसए का कोई अकाउंट है, चेक करेगा कि ऐसा पैसा है नहीं है $50,000 देने। एसबीआई सेंड्स अ स्विफ्ट इंस्ट्रक्शन। अब स्विफ्ट क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये नीचे लिखा है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये टेलीकम्युनिकेशन टर्म आया है तो कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या ये मनी ट्रांसफर करता है, आंसर नहीं, ये सिर्फ मैसेज ट्रांसफर करेगा। कम्युनिकेशन का एक बेसिस है, जैसे आपने इंटरपोल का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल पुलिस, वो पकड़ती है क्रिमिनल्स को नहीं, वो सिर्फ मैसेज भेजती है कि इस पुलिस ने ऐसा बोला है तुमसे जाओ काम करो। इसने अब इसी में क्या होता है, ये ट्रांजेक्शन की बात करेगा तो क्या करेगा, एसबीआई सेंड्स अ स्विफ्ट इंस्ट्रक्शन टू जेपी मॉर्गन प्लीज डेबिट आवर नॉस्ट्रो अकाउंट विद $50,000 एंड क्रेडिट द बेनिफिशियरी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो जिसको आपको भेजना है वहां आपका पैसा डेबिट, जहां से आपका कटेगा पैसा कट जाएगा और उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो पूरी हो जाएगी। जेपी मॉर्गन डेबिट्स एसबीआई नॉस्ट्रो अकाउंट, जेपी मॉर्गन क्रेडिट्स अमेरिकन एक्सपोर्टर्स अकाउंट, तो आपकी ट्रांजेक्शन अंडर नॉस्ट्रो यहां से हो गई। वॉस्ट्रो की बात करें, इंडियन बायर मेक्स अ पेमेंट इन एनआरआई टू एसबीआई, कैश में दे देगा और बोलेगा डॉलर में पेमेंट आगे करो। एसबीआई क्रेडिट्स जेपी मॉर्गन आईएनआर अकाउंट, इंडियन उस जेपी मॉर्गन ने यहाँ जो अकाउंट खोला है इंडियन करेंसी में, उस पर वो क्या करेगा, डेबिट करके जितनी अमाउंट हमने बोली है वेस्टो अकाउंट के हिसाब से। जेपी मॉर्गन नाउ हैज आईएनआर बैलेंस अवेलेबल इन इंडिया, अमेरिकन कंपनी कैन यूज रिपाट्रिएट और कन्वर्ट द फंड एज पर नीड। उनके हमारी करेंसी में पैसा रखा है उन्होंने, अब जब उनको जरूरत पड़ेगी वो कन्वर्ट कर लेंगे। और लोरो में क्या है, स्मॉल इंडियन बैंक जहाँ की यूएस की प्रेजेंस नहीं है, वो चाहता है कि वो $20 देना चाहता है किसी यूएस बेनिफिशियरी को, यानी कि यूएसए की प्रेजेंस उस बैंक में नहीं है, यूएसए का अकाउंट उस बैंक में नहीं है, यूएसए के उस बैंक के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है सो फार, तो वो क्या करेगा, इट इंस्ट्रक्ट्स एसबीआई व्हिच हैज अ नॉस्ट्रो अकाउंट, तो वो किसी ऐसे के साथ कैलकुलेट करेगा, किसी के ऐसे के साथ कॉन्टैक्ट करेगा कि आपके पास नॉस्ट्रो अकाउंट है और आपसे ट्रांजेक्शन आगे बढ़ाओ, राइट। तो इस हिसाब से कोरस्पॉन्डेंस के थ्रू सारी जो पेमेंट है वो आपकी इसके थ्रू सफल हो जाती है। बाकी देखो सिक्योरिटीज मार्केट अकाउंट ये तो आपने सुने ही होंगे, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है, डिमेटलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उसमें यूज होता है। ट्रेडिंग अकाउंट, कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट, सोना सिल्वर चांदी डायमंड इनमें जो ट्रेडिंग होती है उसके बेसिस पे। कस्टडी अकाउंट, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, वॉलेट, ई रूपी, सेंट्रल बैंकिंग करेंसी, जीएसटी अकाउंट जहां से आपका जीएसटी एक्स्ट्रा रेट होता है जो कुछ भी जाता है। फिर ट्रस्ट अकाउंट है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट जो मैंने पहले बता चुका हूँ, सोसाइटी का अकाउंट बना दिया, एनजीओ का अकाउंट बना दिया, इंस्टीट्यूशन का अकाउंट बना दिया, ऐसे। फिर ये है ट्रांजिट अकाउंट, नॉस्ट्रो मिरर, और फिर उसके बाद फाइनली एग्रीकल्चर है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रेडिट कार्ड, इस हिसाब से।
ठीक है। तो फिर बाकी कुछ टर्म्स हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसमें से पढ़ सकते हो। एसआईपी, एनआईवी, हाइपोथेकेशन क्या होता है, जीसेक क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, व्हाइट लेवल एटीएम, पेमेंट बैंक, है ना, अंडरराइटिंग क्या होती है, फैक्टरिंग क्या होती है, वेंचर कैपिटल, हेज फंड क्या होता है। हेज फंड जनरली ट्रेडिंग वाले यूज करते हैं कि हेज फंड है, मैंने हेज फंड में इन्वेस्ट करा, तो हेज फंड क्या है ना। और बाकी लास्ट में आपके कुछ लोगोज हैं इंपॉर्टेंट, जो कि जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, देखो ये आपका आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, एनपीसीआई, यूपीआई, ये सारे पेमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पेमेंट करते हो। ये ईआर, ये डिजिटल इंडियन डिजिटल करेंसी का लोगो है, ईआर। ईआर है ई रुपी, ई रुपी, ई डिजिटल करेंसी के थ्रू ई रुपी, ये सीधा आप आरबीआई से इशू करा सकते हो। और फिर एलआईसी है और ये गवर्नमेंट आपके जितने भी हैं ये, और इसके साथ ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, इसकी जो मोटो है, ये जनरली यूज है, पेंशन फॉर एवरी सिटीजन, मेरा खाता भागी विधाता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसके बेसिस पे जैसे ही आपके अकाउंट है, तो ये सारे आपके अकाउंट से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उनसे पढ़ सकते हो। और मेरा ये मानना रहेगा कि इनके आप डेप्थ में जाओ कि कितना इनका लिमिट है, कितना बाहर है, कितना खर्चा कर सकते हैं, कौन से ट्रांसफरेबल है, कौन से नॉन ट्रांसफरेबल है, राइट। तो इस हिसाब से आपके सारे ये हैं, और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।